अभी आप देखेंगे अतुल सुभाष के केस का मुद्दा जो आया है, जज साहिबा के ऊपर 5 लाख रुपए मांगने और उनके पेशकार पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। और साथ में ही पेशकार द्वारा डेट बढ़ाने के लिए 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक लिए जाने का भी आरोप है। इसमें अतुल जी ने कहा है कि नहीं, दोषी जज भी हैं, पेशकार भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट को कराना चाहिए। और इस पर जो है हमारे तमाम वो हैं, क्या बोलते हैं, NGO हैं, वो क्यों नहीं जाते? उनको भी जाना चाहिए ना। मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों को कहीं कोई काम नहीं मिला, वो लोग अंत में क्या करते हैं, वकालत पास कर लेते हैं आसानी से। और बार काउंसिल इस पर सबसे बड़ी समस्या है कि बार काउंसिल इस पर दबाव नहीं डालती। मैं लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 100 कॉलेज को ऐसे मैं जानता हूँ जहाँ बच्चे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते, एग्ज़ाम देने सिर्फ जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इन सब चीज़ों पर बार काउंसिल को ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले गरीबों मजदूरों को आप सहयोग करें, उनको शिक्षित बनाएं और एजुकेशन भी फ्री हो, चिकित्सा भी फ्री हो। उसके लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन ना हो कि कहीं आयुष्मान भारत कार्ड बना दिया जाए, कहीं कुछ बना दिया जाए। जब अस्पताल हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और सबको फ्री आपका सेवा का मौका दिया जाए, जो सुविधाएं हों, असुविधाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए सरकार द्वारा, और जनता भी इसमें पूरी सहयोग करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं सुहास मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। अब हम एक सर है, सर से परिचय करते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। दिनेश मिश्रा मेरा नाम है, इनकम टैक्स वकालत करता हूँ जी। और लेकिन जो है जनता के मुद्दे को सारी पार्टियों को से मांग करते रहते हैं जी और जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। अच्छा सर, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बहुत से उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म को आगे करके ही चुनाव की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये धर्म का मुद्दा जो लेकर के चुनाव की बात की जाती है, तो फिर धार्मिक मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म तो महत्वपूर्ण है जी। धर्म किसी देश, समाज, स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को ठीक से जीने की कला सिखाता है और अपने कर्तव्यों का बोध कराने का जो कानून है उस परिवार, समाज का या कम्युनिटी का, तो वही धर्म कहलाता है जी। उसके आगे आप बताएं। तो ठीक है, तो ऐसा भी कोई धर्मों से निकल के आए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सभी लोगों को एक रास्ता मिले कि नहीं, एक भाईचारा बने? देखिए, मनुष्य एक ही है और मनुष्य का भी जीवों के प्रति, जीव निर्जीव सबके प्रति एक उत्तरदायित्व तय है। और जीव निर्जीव का भी हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। मिट्टी है, उससे हम घर बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, तमाम चीज़ें पैदा करते हैं। तो सबका दायित्व है, यही धर्म है, एक दूसरे का सहयोग करना, और हम करते आ रहे हैं। बात आप कर रहे हैं राजनीतिक लड़ाई की, तो राजनीतिक लड़ाई आधिपत्य कायम करने के लिए किया जाता है। एक महिला अगर सौंदर्य करती है तो निश्चित तौर पर वो समाज में आधिपत्य को दिखाना चाहती है कि उससे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हमारी तरफ आकर्षित हो और मैं जो चाहूँ वो करे। तो यही आधिपत्य की लड़ाई जो है, ज़मीन जायदाद की लड़ाई है, सुखों की लड़ाई है। इसी के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। और भारत का संविधान जो बना है, निश्चित तौर पर अच्छा रहा होगा संविधान। मैंने तो नहीं ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन हमको लगता है उसमें कुछ कमियां हैं। हमारे देश के जो संविधान बने उसके मुताबिक भारत में कानून नहीं बनाए जाते और ना भारत में उस तरह के कानून लागू किए जाते हैं जिसको आसानी से किया जा सके। थोड़ा सा अलग पॉइंट आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस समय पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अतुल सुभाष जी का, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और कोर्ट में बहुत मामला उन दिनों से चल रहा था उनका शादी से लेकर के ही। तो जो अतुल सुभाष का जो केस चल रहा है, तो अतुल सुभाष के मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक अतुल सुभाष का जो मामला है, उन्होंने समाज और सरकार की उन नीतियों को उजागर किया है जहां भ्रष्टाचार, बेईमानी व्याप्त है। अभी आप देखेंगे अतुल सुभाष के केस का मुद्दा जो आया है, जज साहिबा के ऊपर 5 लाख रुपए मांगने और उनके पेशकार पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। और साथ में ही पेशकार द्वारा डेट बढ़ाने के लिए 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक लिए जाने का भी आरोप है। ये बिल्कुल सत्य है कि माननीय न्यायालय के सामने जब आप जाते हैं, बगल में पेशकार होता है, मुंशी होता है, अर्दली होता है। सब पहले 2 रुपये लेते थे, अब 5 रुपये हुए, अब महंगाई के साथ बढ़ता गया, लोग बढ़ाते जा रहे हैं। और वो जज साहब लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जब एक पेपर उठा के देना होता तो उन्हें ध्यान ना आ जाता है, सामने कौन आया दिख जाता है, कौन आदमी बैठा उस पर कानून जुर्म लगा देते हैं।
जुर्माना लगा दिया जाता है। तो लेकिन उनको ये क्यों नहीं दिखता कि हमारे बगल में बैठा हुआ आदमी पैसा ले रहा है। बिल्कुल सत्य है, कहीं ना कहीं उस पैसे से जज साहब को भी भौतिक रूप में कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती होंगी, की जाती होंगी। अब हम तो चूँकि प्रोफेशन से हैं, वहाँ के कर्मचारी बताते हैं जो अदालतों में होते हैं, वो कहते हैं कि साहब एक लिस्ट आता है घर से, एक झोला आता है, उन लिस्टों को पूरा करने के बाद जो पैसा होता है वो हम बांटते हैं आपस में। तो ये निश्चित तौर पर तो है ही है। दूसरा, आपने देखा अभी कुछ महीने पहले ही एक बच्चे ने PCSJ के एग्ज़ाम के लिए फेल होने के बाद उसने जब अपनी कॉपी मांगी तो उसके कॉपी पर दूसरे बच्चे का जो है रोल नंबर लगा दिया गया। इस प्रकार से बड़ा घोटाला हुआ। क्या उन जजों को जब जांच हो गई कि गलत पाया गया है तो क्या जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया गया? उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है PCSJ के लिए। तो जब ऐसे लोग आखिर काफ़ी बदली गई होगी या गलतियां की गई होंगी तो निश्चित तौर पर अनुचित लाभ लेकर के ही लोगों ने किया होगा, शौकिया नहीं किया होगा, या बाई त्रुटि नहीं हुई होगी। त्रुटि एक कापी में हो सकती है, सब कापी में तो नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको पहले उन जजों को निरस्त किया जाना चाहिए और जितना पैसा अभी तक दिया गया उसको वापस लेना चाहिए, मत सैलरी वगैरह जो भी खर्चे हैं वापस लेना चाहिए। तो जब वहाँ पर भ्रष्टाचार सीधा सीधा हो रहा है, अभी पीछे 1 साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि कुछ भर्तियाँ आई थी हाई कोर्ट के, उसमें मतलब राइटर्स की, स्टोनर्स की सारी आई थी। उसमें भी आप देखेंगे, ये केवल मैं न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत या उत्तर प्रदेश के या किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य में आप चले जाएंगे, सरकार में जो लोग नौकरी में होते हैं उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिल जाती है अधिकतम। आप देख लें 80 से 90% वो लोग पा जाते हैं, 10% में इधर उधर भी देना पड़ता है ताकि बचे रहे। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जिनके घर में नौकरी आती उन्हीं के लोग ही नौकरी पाते चले जाते हैं। उस सेम विभाग में पहले नौकरियाँ आती तो लिखा जाता था कि जैसे आवास विकास परिषद है या कोई और भी सरकारी विभाग है, तो लिखा जाता था कि उस विभाग में उस व्यक्ति को नौकरी नहीं जाएगी जिसके परिवार के लोग नौकरी करते हैं, वो फार्म न भर। वो अब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। क्यों कर दिया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में। अगर भ्रष्टाचार बड़ी मुद्दा है तो भ्रष्टाचार के लिए करेंसी जिम्मेदार है। करेंसी का नगद चलन आप बंद कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लागत कम हो जाएगी, कम पैसे में अच्छा काम होगा। और आप क्या जानना चाहिए? अतुल सुभाष के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है निकिता की, उनकी माँ की, निकिता की माँ की, उनके भाई की, तो जब उसमें अतुल जी ने कहा है कि नहीं दोषी जज भी हैं, पेशकार भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट को कराना चाहिए। और इस पर जो है हमारे तमाम वो हैं, क्या बोलते हैं, NGO हैं, वो क्यों नहीं जाते? उनको भी जाना चाहिए ना, नहीं जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को भी आना चाहिए, प्रशांत भूषण को भी आना चाहिए, कपिल सिब्बल को भी आना चाहिए, मनु सिंघवी को भी आना चाहिए। इन लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए लोग इसलिए बात नहीं करते हैं कि ये तो अपना मोटा माल कर रहे हैं। कोई कहता है कि हम जेटली के दोस्त हैं, कोई कहता हम फलाने के दोस्त हैं, कोई कहता हम फलाने के दोस्त हैं। जब वो लोग राजनीति में ही आ गए हैं, प्रोफेशन करने वाले, वकालत करने वाले लोग, तो ये लोग ऐसा नहीं कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आरोप लगा तो इस आरोप की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो भी कोई अथेंटिकेशन नहीं है। न्यायालय को उसको जांच किया जाना चाहिए। जो बात आ रही कि 120 डेट लगाई गई, 120 डेट में जज साहिबा ने क्या किया, क्या नहीं किया। अभी हाई कोर्ट ने कुछ उसमें अच्छा किया है कि अगर स्ट्राइक्स हैं और अगर कोई उसमें से वादी प्रतिवादी स्वयं बहस करना चाहता है तो प्रोटेक्शन दे करके उसकी बात को सुना जाए। और न्यायालय को 24 घंटे काम करना चाहिए। न्यायालय को वकीलों की हड़ताल पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातों पर वकील हड़ताल कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, जो उचित नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिन लोगों को कहीं कोई काम नहीं मिला, वो लोग अंत में क्या करते हैं, वकालत पास कर लेते हैं आसानी से। और बार काउंसिल इस पर सबसे बड़ी समस्या है कि बार काउंसिल इस पर दबाव नहीं डालती। मैं लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 100 कॉलेज को ऐसे मैं जानता हूँ जहाँ बच्चे एडमिशन तो लेते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते, एग्ज़ाम देने सिर्फ जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इन सब चीज़ों पर बार काउंसिल को ध्यान दिया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन तो 1952 से तो हमारे देश में चल ही रहा था, लेकिन जब सरकारें निरंकुश होने लगीं, जनता के विरुद्ध कार्य करने लगीं, तब कांग्रेस की सरकार पूरे भारत में हुआ करती थी। तो ऐसे में उनके आपस के ही स्टेट के लोग लड़ने लगते थे, तो उनको हटा करके दूसरे को हटाना मजबूरी थी। जब बात नहीं बनती थी, दो फाड़ हो जाते थे उसमें, तो ऐसे में सरकारों को भी बर्खास्त किया जाना ज़रूरी था। और ये ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें कि पीछे 5 साल छोड़ के उसके पीछे जाएंगे, कमलनाथ कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, तो उनके जीती हुई सरकारों को तोड़ लेते हैं, अपने यहाँ मिला लेते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और उनको शिवसेना को तोड़ करके अपनी तरफ मिला लेते हैं। आप आ जाते हैं बिहार की भी परिस्थितियाँ रहीं, तोड़ने की कोशिश आपकी छत्तीसगढ़ और वहाँ पर भी तमाम रही हैं। तो ये जो गोवा है, मिज़ोरम है, तमिलनाडु है, तमाम जगहों पर इस तरीके किया है। तो पहले इस प्रवृत्ति से लोगों को बाज आना चाहिए। जो वन नेशन इलेक्शन की बात कर रहा है वो अपने नीतियों में तो लावे, और अगर मान लिया वन नेशन वन इलेक्शन है, और अभी भी वन नेशन इलेक्शन हो रहा है, दो कहाँ हो रहे हैं। आप देखें कई बार विधानसभा का इलेक्शन और नगर निगम का इलेक्शन एक साथ होता है, कई बार लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होता है, कई जगहों पर जैसी परिस्थितियाँ हैं। तो लेकिन अगर हम इस पर वन नेशन इलेक्शन कर दें और आज हमारी सरकार बन जाए, कल को हमारी सरकार तोड़ करके दूसरी पार्टी ले जाए, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे। आप इस पर होती है ना, खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। अगर बनाना है तो आप यहाँ पर जो करना है ये करें कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो उस पद से अपने विधायक या एमपी पद से इस्तीफा दे। उसके बाद वो अपना पैसा लड़ा कर निर्दल लड़ करके आए, वो उसे कोई पार्टी टिकट न दे। क्यों दे उसे कोई पार्टी टिकट? जो आज जिस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी पे जा सकता है वो निर्दल रहेगा, तो स्वतंत्र रहेगा कहीं आने जाने के लिए, है ना, और उससे उस खर्चे का भरपाई किया जाए। ये व्यवस्थाएं जब तक हमारे देश में नहीं होंगी तब तक नहीं होंगी। अगर चेंज करना है तो एक रिफॉर्म और करने की ज़रूरत है कि जैसे कहा जाता है कि आधे से अधिक का बहुमत होना चाहिए। तो जनता ने तो अगर 543 सांसद का सदस्य हैं भारत में, तो उनको तो बहुमत दिया है, अब उनको चुनना है, वो नहीं चुन पा रहे हैं। तो ऐसे में जो पार्टियां हैं, जो पार्टी ज़्यादा मेंबर्स जीतते हैं, उनको बनाने दे, आधे से अधिक रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब रिफॉर्म किए जाने चाहिए, अच्छे कदम पर काम करना चाहिए। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के इलाहाबाद में छात्रों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था, धरना दिया गया था, और कि नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही थी, तो इस तरह से छात्रों के भविष्य में थोड़ा सा अंधकार जो दिखाई दे रहा है, छात्रों में असंतोष की भावना जो चल रही है। अभी हाल ही में बीपीएससी एग्ज़ाम का जो पेपर आउट हुआ है बिहार में, तो छात्रों छात्राओं के भविष्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आप मेरिट लिस्ट ही मत बनाइए। सरकार को चाहिए कि हमारे यहाँ गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरी है, सुविधाएं हैं, दिया जा सकता है, जैसे PWD है, नगर निगम है। आप इसमें जो रोड कंस्ट्रक्शन है, मकान कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आप इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें अनपढ़ को ही तो ईंटा गारा मिट्टी बोरगा देना, उसको प्रशिक्षित करिए और उसको वहाँ दे दीजिए। जब PWD के पास में मेट हैं, उनके वर्कर हैं, उनका अपना रोलर्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ठेका क्यों दिया जाता है? तो आप देना नहीं चाहते। आप हर घर से चुनिए कि पति पत्नी और नाबालिग बच्चों में से जिसकी उम्र ज़्यादा हो रही हो, उसको आप सेवा का अवसर दीजिए, रोजगार का अवसर दीजिए, हर घर से एक व्यक्ति को दीजिए। जब तक ये फार्म एजुकेशन हर व्यक्ति को दीजिए, लेकिन इन जो मैंने बताया इस प्रकार की कैटेगरी में जो अधिक उम्र वाले हैं, क्योंकि उनके पास शादी ब्याह का भी, माँ बाप का भी खर्च करने, समाज का भी दायित्व होता है, तो उनको पहले आप नौकरी दीजिए, और नौकरी की समय सीमा अधिकतम 20 साल हो, इससे ज़्यादा ना हो। पेंशन ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे NPS हो, OPS हो, ये सारे ख़त्म कर दीजिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, क्योंकि अगर हमारी पेंशन दूसरे को देंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे कर पाएंगे। या दूसरा फार्मूला मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हर व्यक्ति को जो पढ़ लिख गया, 18 साल से ऊपर का हो गया है, सेटल होना चाहता है, आप जो है किसी को 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन आयोग की आप कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सैलरी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में जो आप संविदा पर ले रहे हैं उसको 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 रुपये भारत के हर नौजवान को आप दीजिए, और सिर्फ 2 घंटा उससे काम लीजिए। सरकारी तौर पर सरकारी काम 2 घंटे, जो जिस योग्य है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नान पढ़ा लिखा हो, उसकी योग्यता के अनुसार आप कर लीजिए, तो भ्रष्टाचार भी इससे रुक जाएगा। और बाकी उसको 22 घंटे का हम समय देते हैं, 22 घंटा में अपना बिजनेस भी करना चाहे कर ले, अपनी नौकरी अगर कहीं करना चाहे कर ले, कंसल्टेंसी करना चाहता है कर ले, उसके लिए हम उसको देते हैं। मतलब जब तक आप सोशल सिक्योरिटी आप नहीं देंगे, तब तक ये
समस्याएं बनी रहेंगी पूरे भारत में। तो सोशल सिक्योरिटी 10,000 रुपये की रात में हमें भोजन मिल जाएगा, हमारे परिवार को भोजन मिल जाएगा, इसकी चिंताएं नहीं रहेंगी। तो आदमी 2 घंटा काम करेगा, 2 घंटे बाद हमारी पत्रावली दूसरे के पास चली जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके की अगर व्यवस्था की जाए तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे सर कि चूँकि आप राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, तो जो भारत है, जो भारत में स्थितियाँ चल रही है, बेरोजगार की समस्या हो, शिक्षा में समस्या हो, तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, पक्ष विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए या इन सब से ऊपर उठ करके आप ऐसा आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत हमारा श्रेष्ठ बने? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले हमें जो धर्म जात पर लड़ना है उसे छोड़ देना है। दूसरी बात, हमारे अंदर ईमानदारी लानी होगी कि हम अपने भाई का हक, अपने पटीदार का हक, अपने रिश्तेदार का हक मत मारें। जो हमारा हक बनता है उतना ही मुझे मिले। दूसरी बात, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, वितरण प्रणाली हमारे यहाँ गलत है। तो वितरण प्रणाली को ठीक से किया जाए। और भारत का 80% व्यक्ति ऐसा है जो गांव में बसता है और वो उसका मूल आधार किसान है कि अगर हमारे पास रोटी नहीं होगी तो हम पेट्रोल से अपनी जीवन नहीं चला सकते हैं, हम केरोसिन से अपना पेट नहीं चला सकते, हम LPG और PNG से नहीं चला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले गरीबों मज़दूरों को आप सहयोग करें, उनको शिक्षित बनाएं और एजुकेशन भी फ्री हो, चिकित्सा भी फ्री हो। उसके लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कहीं आयुष्मान भारत कार्ड बना दिया जाए, कहीं कुछ बना दिया जाए। जब अस्पताल हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ और सबको फ्री आपातकालीन सेवा का मौका दिया जाए, जो सुविधाएं हों, असुविधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए सरकार द्वारा, और जनता भी इसमें पूरी सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि किसान, देखिए, किसान एक ऐसा क्लास है जो कि अपने बीवी बच्चों का पर्दा काट करके, भूख से बिलखते हुए देख करके भी खेती करता है। उस पर प्रकृति की भी मार आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है। साल भर में 3 मौसम आते हैं, तब भी वो पैदा करके उसके दरवाजे पर आए हुए से ले करके विदेश एक्सपोर्ट करने तक का सारी व्यवस्था वो अपने अनाजों से करता है, जो भारत को समृद्ध बनाता है। फिर भी उसे संयंत्र खरीदने में, खेती के संयंत्र खरीदने में हम सरकार से नहीं चाहते कि सब्सिडी मुझे दे दीजिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर से GST संयंत्र खरीदने पर, बीज खाद खरीदने पर, हमें मंडी टैक्स देना पड़ता है, बेचने पर किसान को देना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप उनको वो कर दीजिए, मतलब छूट दे दीजिए। और ज़्यादा समस्याएं पानी, खाद, बीज की होती हैं, तो पानी, खाद, बीज सस्ते दरों पर आप मुहैया कराएं उनको। और अगर कभी बाढ़ वगैरह जहां आ जाती है वहां पर उनको पैसा लेके आप 50% दाम पर उनको खाद पानी दें। जबकि वर्तमान सरकार ने 50 किलो बोरी की खाद से 10 किलो बोरी खाद चुरा ली और दाम भी 5 गुना कर दिया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इन सबको देखा जाना चाहिए। और हमें जो सरकारी खरीद है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका हर जगह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20-25 बीघे तक के जो किसान हैं उन्हीं के अनाज ही खरीदे जाएं लेवी पर, MSP पर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है तो वो बड़ा किसान है, उसको ज़रूरत नहीं है इसकी, उसको अपने ढंग से जो 400, 600, 800 एकड़ के हैं उनको जो है MSP वो बाज़ार में कर बेचें अगर उनको मिलता है। ये लागू हो जाए कि बाज़ार में भी MSP से नीचे नहीं बिकेगा। तो और लेकिन लेवी वाला तो छोटे किसानों के लिए चाहिए, बड़े किसानों के लिए भी MSP हो, लेकिन खुले बाजार पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24x7।